क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी कैसी होती अगर पैसे बचाना इतना मुश्किल ना होता? क्या होता अगर जापान में पीढ़ियों से अपनाई जा रही कुछ साधारण आदतें पैसे के साथ आपके रिश्ते को पूरी तरह बदल सकती हैं? दोस्तों, जापान में बचत और योजना बनाना इतना कुशल है कि वे वित्तीय स्वतंत्रता चाहने वालों के लिए एक वैश्विक मिसाल बन गए हैं। आज प्रो बफेट एचक्यू पर मैं आपको ये 7 जापानी रहस्य बताऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, और इनके लिए किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं, बस छोटे छोटे लगातार लिए गए फैसले चाहिए जिन्हें कोई भी किसी भी उम्र या आय का व्यक्ति अपना सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप रास्ते में ज्यादा नियंत्रण और सुकून महसूस करेंगे। इस वीडियो के अंत में मैं एक शक्तिशाली रहस्य का खुलासा करूंगा जो बाकी सभी को एक साथ जोड़ता है, एक ऐसा परिवर्तनकारी सबक जो आपके वित्त और दैनिक विकल्पों को देखने का आपका नजरिया बदल देगा। अगर आपको लगता है कि पैसा हमेशा आपकी उंगलियों से फिसल जाता है, तो अब उन सबकों को सीखने का समय है जिन्हें जापानियों ने सदियों से महारत हासिल की है। क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं? चलिए पहले रहस्य में गोता लगाते हैं जो बचत को देखने का आपका नजरिया बदल देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा भविष्य के लिए तैयार क्यों दिखते हैं, जबकि दूसरे महीने के अंत में गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हैं? जापान में पैसे बचाने का मतलब गुल्लक में सिक्के डालने से कहीं ज्यादा है। ये लगभग एक अनुष्ठान है। छोटी उम्र से ही वे सीखते हैं कि बचत भविष्य के सम्मान का पर्याय है, एक ऐसा मूल्य जो स्वयं और परिवार दोनों की रक्षा करता है। क्या होगा अगर आप इसे अपनी जीवन शैली में शामिल कर सकें? सोचिए, इसका आपकी वित्तीय स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे देश में आज में जियो वाली संस्कृति अक्सर धन निर्माण में बाधा डालती है, लेकिन बचत को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाना खेल को पूरी तरह से बदल सकता है। कल्पना कीजिए कि आप अपनी कमाई का 10% हिस्सा बचा रहे हैं। ये न केवल सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि निवेश जैसे अवसरों के दरवाजे भी खोलता है ताकि आपका पैसा बढ़ सके या एक ऐसा सुरक्षा कवच बना सके जो आपको शांति से सोने दे। बचत करना शक्ति का एक कार्य है, एक ऐसी शक्ति जिसका कुछ ही लोग वास्तव में उपयोग करते हैं। अगर शुरू करना मुश्किल लगता है तो इसे मजेदार बनाने की कोशिश करें। एक बचत चुनौती बनाएं, जैसे 3 महीने में 50,000 रुपए बचाने का लक्ष्य रखें। इस लक्ष्य को घर पर एक चार्ट के साथ कल्पना करें या अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप का उपयोग करें। जापानी अपने वित्त की समीक्षा करने और अपने विकल्पों पर विचार करने के लिए विशेष क्षण समर्पित करते हैं। ऐसा ही करने से पैसे के साथ आपका रिश्ता बदल सकता है। ये आपके वित्त के लिए जिम जाने जैसा है। बचत एक मानसिकता भी है। इसे एक त्याग के रूप में देखने के बजाय इसे एक उपलब्धि के रूप में देखें। आज बचाया गया हर रुपया आपके भविष्य के धन के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है। महंगे कैफे की कॉफी को घर पर बनी कॉफी से बदलने जैसे छोटे बदलाव 1 महीने में हजारों रुपए जोड़ सकते हैं। सरल लेकिन शक्तिशाली, ठीक उसी तरह का रहस्य जिसे जापानियों ने पीढ़ियों से महारत हासिल की है। असली जादू ये महसूस करने में है कि बचत खुद से एक प्रतिबद्धता है। ये इस बारे में नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। जब आप बचत को प्राथमिकता देते हैं तो आप शांति और नियंत्रण का एक चक्र बनाते हैं। जापानी इसे इतनी स्वाभाविक रूप से करते हैं कि ये उनकी संस्कृति का हिस्सा बन गया है। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं, अभी से, सरल लगातार कदमों के साथ। अब कल्पना कीजिए, क्या होगा अगर एक सदियों पुरानी जापानी प्रथा हो जो इस विचार को अगले स्तर पर ले जाए। एक ऐसी विधि जो इतनी सरल और प्रभावी हो कि ये पैसे के साथ आपके रिश्ते में क्रांति ला सकती है। जानना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है? मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अगला रहस्य आपको आश्चर्यचकित कर देगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक सदियों पुरानी जापानी विधि है जो पैसे के साथ आपके रिश्ते को बदलने में सक्षम है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? इस रहस्य को काकेबो कहा जाता है। ये सिर्फ एक बजट नहीं है, ये आपके वित्त के साथ एक वास्तविक संबंध विकसित करने का एक उपकरण है। जहां कई लोग स्वचालित ऐप्स पर भरोसा करते हैं, काकेबो कुछ गहरा सुझाव देता है। सब कुछ मैन्युअल रूप से लिखना, हाँ, कागज और कलम से।
ये सरल लग सकता है, लेकिन ये अभ्यास आपको सचेत निर्णय लेने में मदद करता है और आवेगी खर्च को समाप्त करता है। ये काम करने से पहले एक कदम पीछे हटने जैसा है यह सुनिश्चित करना कि आपका पैसा उन चीजों के साथ संरेखित हो जो वास्तव में मायने रखती हैं। जापान में इस पद्धति का उपयोग व्यक्तिगत वित्त में स्पष्टता और उद्देश्य लाने के लिए किया जाता है। विचार शक्तिशाली प्रश्न पूछने का है, जैसे क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है, या क्या ये खर्च मुझे मेरे लक्ष्यों के करीब लाता है। इसे अपने जीवन में लागू करने की कल्पना करें। हर खर्च को लिखने से आप वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर होते हैं, जबकि अपनी आदतों को समायोजित करते हैं। आज के भारत में जहां ज्यादा खर्च करना और ईएमआई पर जीना लगभग एक जीवन शैली बन गया है, काकेबो नियंत्रण हासिल करने और कर्ज के पहाड़ से मुक्त होने का रहस्य हो सकता है। शुरू करने के लिए आपको कुछ भी फैंसी नहीं चाहिए। एक साधारण नोटबुक लें और इसे श्रेणियों में विभाजित करें: आय, निश्चित खर्चे, चाहतें और लक्ष्य। हर हफ्ते 15 मिनट अलग रखें ताकि आप जो कुछ भी खर्च कर चुके हैं उसकी समीक्षा कर सकें और मूल्यांकन कर सकें। क्या इससे मेरे जीवन में कोई मूल्य जुड़ा? ये छोटा सा अनुष्ठान आपके वित्त को व्यवस्थित करने के अलावा जवाबदेही की भावना पैदा करता है, जो कोई ऐप नहीं दे सकता। आखिरकार, अपनी लिखावट में लिखे नंबरों को देखने का एक भावनात्मक प्रभाव होता है जो आपको खर्च करने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर करता है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि काकेबो सिर्फ खर्चों में कटौती के बारे में नहीं है, ये आपके पैटर्न को समझने और उन चीजों में निवेश करने के बारे में है जो वास्तव में मायने रखती हैं। ये पहचान कर कि पैसा कहाँ बर्बाद हो रहा है, आप इसे बचत, निवेश या उन अनुभवों की ओर मोड़ सकते हैं जो वास्तव में खुशी लाते हैं। आवेगी खरीदारी पर 5,000 रुपए खर्च करने और उसी 5,000 रुपए को एक फंड में निवेश करने के बीच के अंतर की कल्पना करें। छोटे निर्णय बड़े प्रभाव पैदा करते हैं। आप अपने खर्चों का हिसाब कैसे रखते हैं? क्या आपने कभी हाथ से लिखने की कोशिश की है? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में बताइए। यह विधि वित्त से परे भी लाभ प्रदान करती है। ये चिंतन और शांति का एक क्षण बढ़ावा देती है, लगभग एक ध्यानपूर्ण अनुष्ठान की तरह। आज की तेज तर्रार दुनिया में धीमा होना और अपने वित्तीय विकल्पों को देखना शायद वही हो सकता है जिसकी आपको जरूरत है। बस प्रवाह के साथ जाने के बजाय आप नियंत्रण लेते हैं और तय करते हैं कि आपका पैसा वास्तव में कहां जाना चाहिए। यही सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता है। और यहां सबसे आकर्षक हिस्सा है, काकेबो सिर्फ एक व्यावहारिक उपकरण नहीं है, यह एक मानसिकता में बदलाव की ओर एक कदम है। अगर बचत धन निर्माण की नींव है, तो काकेबो वो नक्शा है जो आपको इस यात्रा पर मार्गदर्शन करता है। लेकिन हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। अगला रहस्य बताता है कि कैसे कम मालिकी ज्यादा जमा करने का रास्ता हो सकती है। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? यहाँ एक और आकर्षक जापानी रहस्य है, कम ही ज्यादा है। जापान में मिनिमलिज्म सिर्फ एक चलन नहीं है, बल्कि जीवन का एक दर्शन है जो लोगों के पैसे और भौतिक संपत्ति को संभालने के तरीके को बदल देता है। वाबी साबी जैसी अवधारणाओं से प्रेरित, यानी सादगी की सुंदरता, कई जापानी आवश्यक को प्राथमिकता देते हैं और जरूरत से ज्यादा चीजों को खत्म कर देते हैं। और क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? कम खर्च और ज्यादा स्वतंत्रता, दोनों वित्तीय और भावनात्मक। उस राहत की कल्पना करें जब आपको सिर्फ अतिरिक्त चीजों से भरी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमारे देश में ज्यादा उपभोग को अक्सर सफलता के बराबर माना जाता है। बड़े घर, महंगी कारें, नवीनतम गैजेट्स, लेकिन क्या ये सब वास्तव में खुशी लाता है? जापानी मिनिमलिस्ट हमें सिखाते हैं कि एक पूर्ण जीवन का रहस्य उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है जो वास्तव में मायने रखती हैं। यहाँ एक व्यावहारिक उदाहरण है। अपने घर पर एक नजर डालें। आपके पास कितनी ऐसी चीजें हैं जिनका आपने महीनों से उपयोग नहीं किया है? इन चीजों को बेचने या दान करने और पैसे या जगह का उपयोग अपने जीवन में एक नया चरण शुरू करने की कल्पना करें। क्या आपके घर में भी ऐसी चीजें हैं जो महीनों से इस्तेमाल नहीं हुई? आपकी इस पर क्या राय है? वित्तीय मिनिमलिज्म को लागू करने का एक सरल तरीका शॉपिंग डिटॉक्स के माध्यम से है। कुछ भी नया खरीदने से पहले अपने आप से पूछें, क्या यह सच में मुझे खुशी देता है या क्या मैं इसके बिना रह सकता हूं? एक और शक्तिशाली तकनीक 24 घंटे का नियम है। किसी भी आवेगी खरीदारी से पहले एक दिन प्रतीक्षा करें। अक्सर आप महसूस करेंगे कि आपको इस जरूरत भी नहीं थी।
ये छोटा सा रहस्य अनावश्यक खर्च को रोक सकता है और पैसे को किसी ज्यादा सार्थक चीज के लिए बचा सकता है, जैसे कि एक निवेश जो समय के साथ बढ़ता है। मिनिमलिज्म को आपके बजट पर भी लागू किया जा सकता है। इसके बारे में सोचें, क्या आपको वास्तव में उन सभी स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शंस या एक दर्जन सेवाओं की जरूरत है जिनका आप मुश्किल से उपयोग करते हैं? जो आवश्यक नहीं है उसे रद्द करने से सालाना हजारों रुपए मुक्त हो सकते हैं और वो पैसा मासिक शुल्क में गायब होने के बजाय धन निर्माण की ओर पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। एक सरल रहस्य जिसका बहुत कम लोग अभ्यास करते हैं, लेकिन जो एक बड़ा अंतर ला सकता है। पैसे बचाने के अलावा मिनिमलिज्म आपको उन चीजों को महत्व देना सिखाता है जो आपके पास पहले से हैं। जापानी मानते हैं कि हर वस्तु को खुशी जगानी चाहिए। इस दृष्टिकोण को आपके वित्त में अनुवादित किया जा सकता है। केवल उसी पर खर्च करें जो आपके जीवन में मूल्य जोड़ता है। उन अनुभवों में निवेश करने की कल्पना करें जो स्थायी यादें बनाते हैं, बजाय उन चीजों को जमा करने के जो सिर्फ जगह घेरती हैं। ये मानसिकता में बदलाव शक्तिशाली और परिवर्तनकारी है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है, जब आप मिनिमलिज्म को अपनाते हैं तो आप न केवल वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, बल्कि स्वाभाविक रूप से कर्ज से बचना भी शुरू कर देते हैं। अगले रहस्य में हम जानेंगे कि जापानी कैसे कर्ज के प्रति लगभग एक सांस्कृतिक घृणा के साथ और एक आश्चर्यजनक रणनीति के साथ पेश आते हैं, जो उपभोग और क्रेडिट के साथ आपके रिश्ते में क्रांति ला देगी। बेशक याद रखें कि ये सब उस अंतिम रहस्य से जुड़ता है जो इन अवधारणाओं को एक व्यावहारिक और परिवर्तनकारी सबक में बांधता है। इसलिए मेरे साथ बने रहें। अब यहाँ एक ऐसा रहस्य है जो हमारे देश में उल्टा लग सकता है, लेकिन ये जापानी मानसिकता का एक सच्चा स्तंभ है। हर कीमत पर कर्ज से बचना। दोस्तों, जापान में क्रेडिट या उधार बहुत कम सुलभ है, लेकिन इसे एक नुकसान के रूप में नहीं देखा जाता। इसके विपरीत ये ज्यादा आजादी के साथ जीने का एक अवसर है। कल्पना कीजिए कि आप सालों तक बचत करके नकद में एक कार या यहाँ तक कि एक घर खरीदते हैं। ये प्रतिबद्धता सिर्फ वित्तीय नहीं बल्कि भावनात्मक भी है। ये उस तरह की मानसिकता है, पैसे को देखने का आपका नजरिया बदल देती है। हमारे भारत में जहां क्रेडिट कार्ड और बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स बटुए का एक विस्तार बन गए हैं, कर्ज जीवन का एक तरीका बन गया है। लेकिन यहाँ एक विचार है, क्या किश्तों ईएमआई की सुविधा बिलों का पीछा करने की उस निरंतर भावना के लायक है? जापानी संस्कृति सिखाती है कि सच्चा धन किसी का कुछ भी बकाया न होने की स्वतंत्रता में निहित है। आप ही सोचिए, आपकी जिंदगी कितनी हल्की महसूस होगी अगर आप क्रेडिट कार्ड या लोन के ब्याज को अलविदा कह सकें। इस पर आपकी क्या राय है? क्या बिना कर्ज की जिंदगी आज संभव है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। शुरू करने के लिए एक सरल प्रणाली आजमाएं, जिसे लिफाफा प्रणाली कहते हैं। अपने बजट को श्रेणियों में विभाजित करें। खाना, परिवहन, मनोरंजन और संबंधित पैसे को लिफाफों में रखें। जब किसी श्रेणी का पैसा खत्म हो जाए तो आप जानते हैं कि रुकने का समय आ गया है। ये पुराना लग सकता है, लेकिन ये दृष्टिकोण नियंत्रण की एक ऐसी भावना पैदा करता है जो क्रेडिट कार्ड बस नहीं दे सकते। अगर क्रेडिट का उपयोग करना ही पड़े तो एक अटूट नियम बनाएं, हर महीने पूरा बैलेंस चुकाएं। इस तरह आप ब्याज के जाल में फंसे बिना रिवॉर्ड्स और कैशबैक जैसे क्रेडिट कार्ड के लाभ उठाते रहते हैं। एक और टिप, मौजूदा कर्जों को प्राथमिकता देना है। उन कर्जों से शुरू करें जिनकी ब्याज दरें सबसे ज्यादा हैं। लेकिन असली जादू तब होता है जब आप अपनी मानसिकता बदलते हैं। नकद में भुगतान करना सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये आपके विकल्पों को महत्व देने के बारे में है। हर खरीद ज्यादा सचेत और इरादतन हो जाती है। अब कल्पना कीजिए, एक ऐसी जिंदगी बिना ब्याज के, बिना किश्तों के, आपके पैसे पर पूरे नियंत्रण के साथ। अच्छा लगता है ना? लेकिन अभी एक और रहस्य उजागर करना बाकी है। अगला सबसे शक्तिशाली में से एक है, खुद को और अगली पीढ़ियों को वित्तीय जाल में कभी न फंसने के लिए कैसे शिक्षित करें। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं?
यहाँ एक रहस्य है जिसमें जापानियों ने महारत हासिल की है, जिसे हम में से कई लोग अनदेखा कर देते हैं। वित्तीय शिक्षा जल्दी शुरू होती है। जापान में बच्चे छोटी उम्र से ही पैसे का मूल्य और इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना सीखते हैं। वे समझते हैं कि हर सिक्का प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है और वित्तीय विकल्पों के दीर्घकालिक परिणाम होते हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर आपने बचपन से इस ज्ञान के साथ पैसे का प्रबंधन करना सीखा होता तो आज आप कहाँ होते? सबसे अच्छी बात यह है कि सीखने या सिखाने में कभी देर नहीं होते। हमारे देश में कई लोग बचत, बजटिंग या निवेश जैसी बुनियादी अवधारणाओं को समझे बिना वयस्कता तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ये सरल कार्यों से बदल सकता है। उदाहरण के लिए, अपने बच्चों को उनकी पॉकेट मनी को 3 श्रेणियों में विभाजित करना सिखाएं: बचत, दान और खर्च। यह अभ्यास न केवल उन्हें पैसे का प्रबंधन करने के लिए तैयार करता है, बल्कि उदारता और जिम्मेदारी जैसे मूल्य भी पैदा करता है। और अगर आपको बचपन में ये अवसर नहीं मिला, तो अब आपके पास खुद को शिक्षित करने और इस चक्र को तोड़ने का मौका है। सीखने के लिए कभी देर नहीं होती। रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा शुरू करने के लिए उत्कृष्ट मार्गदर्शक हैं। प्रो बफेट HQ जैसे चैनल्स या अन्य पॉडकास्ट भी गाड़ी चलाते या चलते समय सुनने के लिए बेहतरीन संसाधन हैं। रहस्य ये है कि आप इस तरह की सामग्री के संपर्क में तब तक रहें जब तक कि यह आपकी दैनिक मानसिकता का हिस्सा न बन जाए। इसके अतिरिक्त सोचें कि आप अपने परिवार के दैनिक जीवन में वित्तीय शिक्षा को कैसे शामिल कर सकते हैं। साप्ताहिक किराने की खरीदारी को एक व्यावहारिक सबक में बदलने के बारे में क्या ख्याल है? दिखाएं कि कीमतों की तुलना कैसे करें, छूट की गणना कैसे करें और बचत के अवसरों की पहचान कैसे करें। इस तरह का अनुभव न केवल सिखाता है, बल्कि सीखने के इर्द गिर्द एक बंधन भी बनाता है। वित्तीय शिक्षा का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये समस्याओं से बचने और लंबे समय में धन बनाने की नींव है। लेकिन जब आपात स्थिति आती है तो क्या होता है? जापानियों के पास इसके लिए भी एक विशेष तरीका है, एक ऐसा रहस्य जो आपको और आपके परिवार को अप्रत्याशित से बचा सकता है। यदि कोई एक रहस्य है जिसमें जापानियों ने किसी और की तरह महारत हासिल नहीं की है, तो वो है अप्रत्याशित के लिए तैयार रहने की कला। जापान में भूकंप और तूफान जीवन का हिस्सा होने के कारण सावधानी की मानसिकता गहराई से अंतर्निहित है। ये सिर्फ भौतिक अस्तित्व पर ही नहीं, बल्कि वित्त पर भी लागू होता है। वे समझते हैं कि एक आपातकालीन कोष रखना बादल वाले दिनों में छाता ले जाने जैसा है। हो सकता है आपको इसकी कभी जरूरत न पड़े, लेकिन जब पड़ती है तो ये जीवन रक्षक होता है। हमारे यहाँ कई लोग बिना किसी बचत के जिंदगी जीते हैं, लेकिन क्या होगा अगर क्रेडिट कार्ड पर निर्भर रहने के बजाय आपके पास अप्रत्याशित खर्चों को कवर करने के लिए एक आपातकालीन कोष हो? सोचिए उस राहत के बारे में जब कार ठीक कराने, किसी मेडिकल खर्चे को संभालने या नौकरी जाने पर आपको कर्ज के जाल में नहीं फंसना पड़ेगा। यही वित्तीय तैयारी की असली शक्ति है। एक आपातकालीन फंड के लिए सुनहरा नियम सरल है: 3 से 6 महीने के आवश्यक खर्चों के बराबर बचत करें। लेकिन शुरू करना भारी लग सकता है, इसलिए यहाँ एक जापानी रहस्य है: इसे धीरे धीरे बनाएं। एक अलग बचत खाते में एक स्वचालित मासिक हस्तांतरण सेट करें, भले ही ये महीने में सिर्फ 2000 रुपए ही क्यों ना हो। एक साल में आपके पास 24,000 रुपए होंगे। ये छोटा लग सकता है, लेकिन ये एक शुरुआत है। अपने फंड के विकास को तेज करने के लिए छोटी बचत चुनौतियों का उपयोग करें, या कोई भी अतिरिक्त पैसा जैसे बोनस या टैक्स रिफंड सीधे अपने आपातकालीन फंड में डालें। वित्तीय रूप से तैयार होने का मतलब सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, इसका मतलब मन की शांति है। ये जानना आप बिना घबराहट के आपात स्थिति को संभाल सकते हैं, परिवर्तनकारी है। इससे भी बढ़कर ये उन लोगों के लिए आत्म प्रेम और जिम्मेदारी का एक कार्य है जो आप पर निर्भर हैं। जापान में ये मानसिकता लगभग सहज है और कोई कारण नहीं है कि ये आपके लिए भी ना हो। लेकिन ये अकेला काम नहीं करता। एक अंतिम जापानी रहस्य है जो इन सभी को एक साथ जोड़ता है और पैसे के साथ आपके रिश्ते को एक पूरे नए स्तर पर ले जाता है।
क्या आप पहेली के अंतिम टुकड़े की खोज के लिए तैयार हैं? अगर कोई एक रहस्य है जो जापानी वित्त को मजबूत रखता है, तो वो है समुदाय और परिवार की शक्ति। जापान में परिवार न केवल पल साझा करते हैं, वे वित्तीय जिम्मेदारियां भी साझा करते हैं। एक ऐसी प्रणाली की कल्पना करें जहां हर कोई बड़ी खरीदारी में योगदान देता है या एक दूसरे को बचाने में मदद करता है। हमारे भारत में स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है, लेकिन ये अक्सर अकेले बोझ उठाने की कीमत पर आता है। क्यों ना इस स्क्रिप्ट को पलट दिया जाए? वित्तीय लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त करने के लिए दोस्तों या परिवार के साथ छोटे समूह बनाने के बारे में सोचें। उदाहरण के लिए, स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन की लागत को विभाजित करना या एक सामूहिक आपातकालीन कोष बनाना। ये न केवल खर्चों को कम करता है, बल्कि रिश्तों को भी मजबूत करता है। आखिरकार, धन निर्माण एक टीम प्रयास हो सकता है और होना भी चाहिए। इस रहस्य की असली ताकत पैसे से परे है। भारत में पीढ़ियों के बीच वित्तीय सहायता एक परंपरा है। माता-पिता बच्चों की मदद करते हैं, बच्चे माता-पिता की, और सभी को लाभ होता है। ये एक ऐसी रणनीति है जो तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करती है और सभी को भविष्य के लिए तैयार करती है। याद रखें, प्रयासों का योग हमेशा व्यक्तिगत योगदान से बड़ा होता है। और अब, जैसा कि वादा किया गया था, हम उस सबसे शक्तिशाली रहस्य पर पहुंचते हैं जिसका उपयोग जापानी वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए करते हैं: जानबूझकर धैर्य। जापान में बड़ी खरीदारी करने से पहले सही समय का इंतजार करना एक आम बात है। वे समझते हैं कि जल्दबाजी धन की दुश्मन है। आवेगी खरीदारी क्षणिक संतुष्टि ला सकती है, लेकिन उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाना और बचत करना कहीं ज्यादा खुशी देता है। हमारे देश में आसान क्रेडिट और आकर्षक प्रमोशन आवेगी उपभोग को लगभग अनिवार्य बना देते हैं। लेकिन यहाँ मुद्दा ये है, क्या आपको वास्तव में वो सब कुछ चाहिए जो आप पल की गर्मी में खरीदते हैं? जापानियों द्वारा बहुत महत्व दिया जाने वाला 30 दिन का नियम इसका जवाब हो सकता है। कोई भी बड़ी खरीदारी करने से पहले 1 महीने प्रतीक्षा करें। इस समय का उपयोग ये सोचने और मूल्यांकन करने के लिए करें कि क्या ये वास्तव में आवश्यक है। ज्यादातर समय आपको एहसास होगा कि आप इसके बिना रह सकते हैं। ये अभ्यास अभाव के बारे में नहीं है, बल्कि प्राथमिकता के बारे में है। धैर्य सफल निवेश की भी कुंजी है। त्वरित लाभ का पीछा करने के बजाय जापानी लगातार और लंबी अवधि में धन बनाना पसंद करते हैं। भारत में इसका अनुवाद निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे इंडेक्स फंड्स में या ठोस कंपनियों के शेयरों में निवेश करने में हो सकता है। विचार सरल है, आप अपने पैसे को बढ़ने के लिए जितना अधिक समय देंगे, इनाम उतना ही बड़ा होगा। अंत में, धैर्य आत्म अनुशासन में एक सबक है। सही समय का इंतजार करना न केवल पैसे बचाता है, बल्कि वित्तीय अनुशासन भी बनाता है। एक ऐसा कौशल जो जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। अब जब आपने सभी जापानी वित्तीय रहस्यों को जान लिया है, तो आगे क्या करना है, ये आप पर निर्भर है। इनमें से प्रत्येक सिद्धांत एक बड़ी पहेली के एक टुकड़े की तरह है। जब एक साथ लागू किया जाता है, तो वे वित्तीय स्वतंत्रता की एक स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं। प्रो बफेट HQ पर हमारा मिशन आपको यही ज्ञान और उपकरण देना है ताकि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। क्या आप इस ज्ञान को क्रिया में बदलने के लिए तैयार हैं?